रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the introduction of machine learning and artificial intelligence in our Python crash course 10th day, right? कुछ मे भी स्टूडेंट्स को कुछ रेपिटेशन लगे जिन्होंने सुबह की वर्कशॉप अटेंड की, बट with due apology bear with us. And first of all, inshallah, we will discuss about in this lecture overview of AI and machine learning, and then a very short overview will be given to you about the type of machine learning and what are the key algorithms that we will use in our practical session. Or machine learning algorithm we will discuss, and then what are the real world application of machine learning and artificial intelligence, and what are the key frameworks and libraries that you will use in your practical life for the development and applying or application of AI and machine learning algorithm in your real life data. Okay, here is the overview of artificial intelligence and machine learning. Basically, we will divide the AI, machine learning and deep learning into three different categories. The overall umbrella जिसको हम कहते हैं कि जिसने each and every machine learning and deep learning को surround किया हुआ होता है, घेरा हुआ होता है, और this is called artificial intelligence. Artificial intelligence is simply आप ये define करें कि जब आप machine के अंदर you have to put some artificial decision making process, decision making ability, or detecting any items from the real world. So this type of phenomena is called artificial intelligence. कि एक machine मसनूई जहानत से आपको respond कर रही है based on their training data or previous experiences जिसके ऊपर आपने system को train किया हुआ होता है. अब basically वो जो system हम train करवाते हैं किसी machine को, हम इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ मसनूई जहानत की बेस पे कुछ एक्शन परफॉर्म कर सके, तो दैट processes or that techniques that are used for the training and testing of that machine, वो जो टेक्निक्स या वो जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो बेसिकली लाई करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मशीन लर्निंग. राइट, मशीन लर्निंग मीन क्या है? जैसा कि एज नेम इंडिकेटेड, a type of learning which have ability to teach the machines how to do respond against some real world actions. तो बेसिकली हमारे पास टेक्निक्स हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमारी मशीन को ट्रेन करने के लिए हम यूज करते हैं. तो दैट टाइप ऑफ डोमेन इज कॉल्ड मशीन लर्निंग डोमेन. बट जब हम मोर इन डेप्थ हम जाते हैं इसके अंदर मजीद, तो जैसा कि इन मेडिकल डाटा, वहां पर हमें जस्ट सरसरी सा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नहीं रिक्वायर्ड होता, हमें डिजीज को प्रिडिक्ट करना होता है. तो डिजीज प्रिडिक्शन के लिए या कम्प्लेक्स टास्क लाइक वेदर प्रिडिक्शन है, टेम्परेचर प्रिडिक्शन है, तो उसके लिए आपको इन डेप्थ एनालिसिस करवाने पड़ते हैं. तो वो जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है यूजिंग कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा, तो दैट टाइप ऑफ डोमेन इज कॉल्ड डीप लर्निंग. मींस कि वो एल्गोरिथम एंड वो टेक्निक्स जो कम्प्लेक्स डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है, हम उनको डीप लर्निंग डोमेन के अंदर स्टडी करते हैं. दिस इज द मेन ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग, एआई एंड deep learning. Okay, here are some examples of real life example of machine learning that you have to face in your daily life. Like आपने जहाँ की भी जाना हो, for example आपने किसी ऐसी सिटी को ट्रेवल करना जहाँ पर आप पहली मरतबा इससे पहले नहीं गए हुए, तो इन दैट केस आप अपनी स्पेसिफिक लोकेशन इंसर्ट करते हैं. तो जो गूगल मैप होता है वो एग्जैक्टली आपको डिफरेंट पाथ से, और इवन के वो इंटेलिजेंटली डिटेक्ट कर रहा होता है कि कौन सा पाथ सेफर है और किस के अंदर किस रोड के ऊपर आपकी रश कम है. तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो आपको डायरेक्ट करता है टू योर डेस्टिनेशन. तो अब ये जितनी भी डायरेक्शंस हैं, पाथ की सिलेक्शन है, कम रश वाले एरिया को सिलेक्ट करना एंड आपकी डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचाना, ये सारे का सारा काम बेसिकली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
उसके अंदर ये एबिलिटी आती है और वो हमें परफॉर्म करके दे रहे होते हैं। तो सेम लाइक दैट अनदर एग्जांपल जो आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल और आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज करते होंगे कि आप अपने मोबाइल के थ्रू अपने या तो फिंगरप्रिंट से लॉगिन करते हैं या इवन जो एडवांस्ड एंड्रॉइड मोबाइल हमारे पास आए हुए वहां पर हमारे पास फेस डिटेक्शन का ऑप्शन मौजूद होता है कि थ्रू फेस आप अपने सिस्टम को मोबाइल को लॉक एंड अनलॉक करवाते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द जो डिफेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर भी जो आपकी एंट्री आपकी अटेंडेंस होती है वो बेस्ड ऑन फेशियल डिटेक्शन होती है। तो ये सारे का सारा बेसिकली जो पर्पस ये जो काम चल रहा होता है बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम हम उनको रियल लाइफ में अचीव कर रहे होते हैं। एंड देन अगेन अ स्मार्ट सिटी और स्मार्ट कार जो एग्जांपल हो चुकी है। तो अब these are the some real life example of machine learning. Now we will discuss about what are the type of machine learning. So basically we have three main categories, three main types of machine learning or classes of machine learning, which the first one is supervised, the second one is unsupervised, and the third one is reinforcement learning. तो जो सुपरवाइज लर्निंग है बेसिकली एज द नेम सजेस्ट यहाँ पर आपको एक सुपरवाइजर एक एडवाइजर एक टीचर अवेलेबल होगा जो आपको बेसिकली हर एक आइटम के बारे में आइडेंटिफिकेशन करवा रहा होगा कि दिस आइटम बिलोंग्स टू दैट क्लास, दिस आइटम बिलोंग्स टू दैट क्लास। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारे पास एक लेबल डाटा है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स हैं और हर पिक्चर्स के साथ हर डाटा के साथ हर इमेज के साथ एक स्पेसिफिक लेबल लगा हुआ है जो उस टाइप ऑफ क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट लेबल एंड द फीचर विद इन द इमेज जो हमारा मॉडल है वो उसके ऊपर ट्रेन होते हैं। एंड व्हेन जब हम उसको एक न्यू इमेज एज एन इनपुट देते हैं तो वो उसके ऊपर हमें प्रिडिक्शन दे देता है कि दिस इज अ dog, this is a cat or any other animal. So this type of machine learning जिसके अंदर हम label data provide करें for training purposes is called supervised machine learning. और here another example of supervised machine learning जिसके अंदर एक ह्यूमन है वो एक चैटबॉट को बता रहा है कि दिस इज एन एप्पल, दिस और डिफरेंट एप्पल्स की शेप उसको देता है एंड देन उसके ऊपर ट्रेन करते हैं। नेक्स्ट टाइम उसको एक और एप्पल की शेप एज एन इनपुट दी जाती है और जो हमारी मशीन होती है वो थोड़ा सा उसको करती है सिस्टम को रिकॉल करती है और चेक करती है कि ये जो प्रीवियसली मेरे पास एप्पल की शेप आई थी क्या उसके साथ इसकी शेप, इसका साइज, इसका टेक्सचर मीट कर रहा है नहीं कर रहा और कितनी % सिमिलरिटी है। तो बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इंडेक्स वो इसको प्रिडिक्ट करते हैं either it is an apple or not. और here is the some आपके फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग जिसको आपने खुद से देख लेना है। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड द अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वेरी सिंपल, जिसमें आप क्लस्टर ऑफ डाटा एक जस्ट सिस्टम को पुट कर देते हैं एंड देन सिस्टम उसके टेक्सचर और उसके पैटर्न्स की बेस पे उसके अंदर से प्रिडिक्शन करता है। लाइक इन दिस एग्जांपल हमने इसको एक इनपुट डाटा दिया जिसके साथ कोई लेबल नहीं है बट बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ दैट डाटा सिस्टम हमारे पास उस डाटा को कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। दैट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जहां पर आप उसको लेबल डाटा नहीं देते बट सिस्टम ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द डाटा कोई चीज चेक करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है। दैट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इज कॉल्ड unsupervised machine learning. Here another example of unsupervised machine learning. Okay. और यहाँ पर एक थर्ड आपको अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, यहाँ पर आपको उसको डिफरेंट टाइप का डाटा दे रहे हैं, सिस्टम उसकी पैटर्न को फाइंड करता है और ईच डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा उसको वो डिवाइड कर देता है इन डिफरेंट कैटेगरीज। और here is the some formal definition of machine unsupervised machine learning जिसको आपने खुद से गो थ्रू कर लेना है। And now we have to move some another interesting example. आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाई जाएगी, आपने विद इन 1 मिनट आपने इस वीडियो को चेक करना है एंड देन देखना है कि इसके अंदर हम क्या चीज देख रहे हैं। बट अगेन हम इस वीडियो को स्किप आउट करते हैं, आप लोगों से खुद से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल इज दैट कि हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग होती है जिसके अंदर हम रिवार्ड और क्या कहते हैं उसके पनिशमेंट की बेस पे सिस्टम को ट्रेन करवाते हैं कि आपने अगर राइट फीचर सिलेक्ट किए तो आपको रिवार्ड मिलेगा, रॉन्ग फीचर सिलेक्ट किए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो दैट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम रिवार्ड पे कर रहे होते हैं बेस्ड ऑन सम प्रॉपर सिलेक्शन इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। असल में हमारे पास टाइम कम है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा स्पीड के साथ जा रहा हूँ। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आपने आफ्टर द क्लास इन डेफिनेशंस को भी चेक कर लेना है तो आप ये
कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे तो मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दीज आर द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ वी विल गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द टुडे सेशन, और चलते हैं हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, ताकि हम मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम काम कर सकें। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, जूम कर लें सर। जी कर दिया मैंने। थैंक यू। ओके, अगेन यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, ताकि अगर आप स्लाइड्स को नहीं कंसल्ट करते तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट टॉपिक्स की डेफिनेशन मिल जाएं। शुरू में आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड मशीन लर्निंग, एआई मशीन लर्निंग दिया हुआ है। हियर इज द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर का हम डाटा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा लोडिंग करेंगे, लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करेंगे, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, एंड देन एट द एंड इसके साथ साथ हम उस मॉडल को एवेल्युएट करेंगे कि हमारे मॉडल ने कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन की है या नहीं की, राइट। उसके लिए प्री ये हैं जो ऑलरेडी आप सब कवर कर चुके हैं आज के लेक्चर के लिए। तो नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज एआई, व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज डीप लर्निंग। अगेन आप यहाँ पे उनकी एग्जांपल्स डेफिनेशंस देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ, कि बेसिकली जब भी आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग परफॉर्म करवाते हैं यूजिंग एल्गोरिथम्स, आपको डिफरेंट टाइप के टर्म्स के साथ आपका सामना होगा। तो वो टर्म्स हम थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा सेट। जब भी बात की जाएगी मॉडल की, तो आपको कहा जाएगा आपके पास डेटा सेट है, किस डेटा सेट के ऊपर मॉडल रन कर रहे हैं, आपका डेटा सेट कौन सा है, डेटा सेट के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेटा सेट। इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ द डेटा पॉइंट्स are examples used for training and testing, like spreadsheet or house detail, or in imaging के अंदर आपके number of images, either it is healthy or it is diseased images. तो these type of information या element या data points जो कि हम system को training and testing purposes के लिए use करेंगे, that is called data set. ओके, अब हर एक डेटा सेट की कुछ फीचर्स की बात होगी कि आपने कौन से फीचर्स सिलेक्ट करवा रहे हैं, आपका जो मॉडल है वो कौन कौन से फीचर्स को कंसिडर कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट हम देखते हैं व्हाट इज फीचर। बेसिकली इट इज एन इनपुट वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड टू मेक प्रेडिक्शंस। इन हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, फीचर्स कुड बी स्क्वायर फुटेज, फीचर कुड बी स्क्वायर फुटेज ऑफ बेडरूम्स और लोकेशंस। मीन कि जब हम किसी भी हाउस की प्राइस को फाइंड आउट करते हैं तो हम किस किस फीचर्स को टारगेट कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के फीचर्स होते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कि किस जगह पर वाकई क्या वो उसके अंदर आबादी के अंदर है, आबादी से बाहर है, उसके नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, और नंबर ऑफ स्क्वायर फुटेज, उसका स्क्वायर कितना है, साइज उसका कितना है। बेस्ड ऑन दैट फीचर हम किसी भी हाउस की प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। जाकिर साहब, ये प्लीज आप एक पॉइंट बताइए कि मुझे कॉल है, ये मैं इसको अटेंड कर लूं प्लीज। अच्छा जी, यहाँ पर बेसिकली इस डेटा सेट जो आपको बताया गया था जिसमें हाउस का, तो हाउस अगर आपने सेल करना है तो हाउस की प्राइस किस बेस पर लगती है। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं, जिस तरह लोकेशन हो सकती है। आपके घर की लोकेशन जितनी प्राइम लोकेशन होगी इतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी। फिर घर का साइज जितना ज्यादा होगा तो उसी हिसाब से उसकी प्राइस ज्यादा होगी। अगर छोटा साइज होगा तो उसी हिसाब से कम प्राइस होगी। थर्ड फीचर, नंबर ऑफ जो उसमें आपके बेडरूम्स हैं या बाकी जो उसके कंस्ट्रक्शन एरिया है, ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उसी हिसाब से आपके पास ज्यादा हम उसको कवर कर सकते हैं, ज्यादा उसकी प्राइस होगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये तो थे फीचर्स, ठीक है, इनपुट जिसकी बेस पर आप प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास होते हैं लेवल्स या टारगेट वैल्यूज। तो टारगेट वैल्यू हमारे पास हाउसिंग के केस में क्या है, प्राइस, ठीक है। हम प्राइस को बेसिकली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, हमें प्राइस की वैल्यू चाहिए, प्राइस क्या है, ठीक है। तो प्राइस हमारा बेसिकली टारगेट है। अगर हम किसी बंदे को बता दें कि हमारे घर के ये फीचर्स हैं तो उस बेस पर वो प्राइस का अंदाजा लगाता है कि प्राइस इसकी कितनी होगी। अगर घर का साइज ज्यादा हो जाए तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ रूम ज्यादा हो जाए तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, लोकेशन जितनी प्राइम होगी तो उसी हिसाब से होगी। अगर लोकेशन जितनी बैकवर्ड एरिया में आएगी तो उसी हिसाब से प्राइस कम हो जाएगी, रूम्स जितने कम होंगे प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली कंसेप्ट है फीचर का और लेवल्स का। फीचर्स हमारे पास वो इनपुट वैल्यूज होती हैं जिसकी बेस पर आप कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। और जो प्रिडिक्शन आप करते हैं वो बेसिकली आपका लेवल होता है या टारगेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सुपरवाइज लर्निंग।
ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग, जिस तरह आपको सर ने भी अभी बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है, हमारे पास जो डेटा होता है, ठीक है, उसके लेवल्स पहले से डिफाइन होते हैं, पहले से पता होता है। ठीक है, जिस तरह ऊपर वाली एग्जांपल में हमने कहा कि फीचर्स हैं आपके पास फीचर्स हैं, तो उन फीचर्स की बेस पर आप क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सुपरवाइज लर्निंग की बेस पर आप प्राइस की प्रिडिक्शन करते हैं। अगर आपके पास डेटा सेट ऐसा हो कि जिसमें आपके पास पहले से प्राइसेस डिफाइन हो, तो उस बेस पर आप डिफाइन करते हैं, तो इस बेस पर क्या होगा, आप इसको सुपरवाइज लर्निंग कहेंगे। सिमिलरली अगर मैंने फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन करनी है और फ्रूट की इमेजेस है मेरे पास, तो उन इमेजेस को अगर हम साथ में नाम भी दे देते हैं कि ये एप्पल की इमेज है, ये बनाना की इमेज है, ये मैंगो की इमेज है, ये बाकी डिफरेंट फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो अगर हम साथ में मशीन को ये बता देते हैं कि इनके नाम ये हैं, तो ये सुपरवाइज लर्निंग होगा। दूसरा इसके मुकाबले में हमारे पास होगा अनसुपरवाइज लर्निंग। हमने क्या किया, सारे के सारे फ्रूट्स एक मशीन को दे दिए, एक कंप्यूटर सिस्टम को दे दिया, एक रोबोट को दे दिया, और इसे कहा कि इसको क्लासिफाई कर दो। अब अगर वो डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, तो अल्गोरिदम या आपका मॉडल या आपका रोबोट वो इस बेस पर उनको डिफरेंट कर सकते हैं कि उनकी शेप्स चेंज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल की शेप जो है ये डिफरेंट है बनाना से, मैंगो से डिफरेंट है, तो इस बेस पर वो उनको कैटेगराइज करके अलग अलग कर देगा। अब उसको पता नहीं होगा कि इनका नाम क्या है बेसिकली, ठीक है, लेकिन वो जस्ट कैटेगराइजेशन कर देगा। ठीक है, दूसरा इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, तो इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है हमारे पास, सर आई एम बैक। ओके, थैंक यू। सॉरी गाइस, एक अर्जेंट कॉल थी जिसकी वजह से मुझे जरा जाना पड़ा। सर कहाँ पहुंचे हैं आप प्लीज? मैंने सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग अभी एक्सप्लेन कर रहा था। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे अपनी ही मॉडल की जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसकी तरफ, कि जब भी आप कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ शॉर्ट टर्म्स के साथ आपको पाला पड़ेगा, लाइक ट्रेन, वैलिडेशन एंड टेस्ट स्प्लिट। तो जब भी आप कोई मॉडल ट्रेन करते हैं तो आपने अपने डाटा को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना होता है। दी फर्स्ट वन, कि आपने अपने डाटा को कितने % डाटा को ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। द सेकंड वन इज हाउ मच डाटा यू हैव टू यूज फॉर द वैलिडेशन पर्पसेस, एंड देन द लास्ट वन इज हाउ मच डाटा यू हैव टू यूज फॉर टेस्ट डाटा, राइट। तो अभी हम जाके आगे मॉडल में देखेंगे कि हमारे पास अगर 500 सैंपल्स है तो उसमें से हम अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस 70% ट्रेनिंग के लिए यूज कर लेते हैं, 20% हम वैलिडेशन पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं, एंड 10% हम टेस्ट पर्पसेस के लिए यूज कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो वैलिडेशन एंड टेस्ट है इसको सिंगल ही ले लिया जाता है, जस्ट ओनली टेस्ट सेट। तो इन दैट केस हम 70 to 80% ट्रेन सेट ले लेते हैं और टेस्ट सेट हम सिंगल जो है वो 20% या 30% ले लेते हैं। उसके बाद आपको 2 टर्म्स और देखनी पड़ेगी, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। जस्ट राइट नाउ आप जस्ट इतना अंडरस्टैंड कर लेंगे, ओवर फिटिंग मीन कि आपका मॉडल आपको 100% एक्यूरेसी दे रहा हो ऑन ट्रेनिंग डाटा, बट जब आप उसको टेस्ट इमेज दें, टेस्ट डाटा इनपुट करें, तो वो आपकी लेस देन 40% मीन्स कि आपको बहुत लो एक्यूरेसी दे। इन दैट केस इसमें क्या होगा, काम किया कि हमारा मॉडल ओवरफिट कर रहा है कि ट्रेनिंग डाटा के ऊपर सीन डाटा जो उसको मिल रहा है, पहले से डाटा उसके पास था, उसकी जब हम प्रेडिक्शन करवाते हैं तो वो तो बेस्ट आंसर देते हैं, बट अनसीन डाटा के ऊपर वो हमें कुछ भी जो है ना आंसर एक्यूरेसी नहीं दे पा रहा। और अंडर फिटिंग में क्या है कि इन दैट केस आपकी ट्रेनिंग डाटा के ऊपर भी आपको रिजल्ट जो है ना बहुत लो एक्यूरेसी मिल रही है, और अनसीन डाटा के ऊपर भी आपको लो एक्यूरेसी मिल रही है। अब हम ये जितनी भी किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी होती है, उसकी एवेल्युएशंस होती हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, वो हम यूजिंग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। तो कॉमन मैट्रिसेस हमारे पास रिग्रेशन मैट्रिसेस होते हैं जिसमें आर स्क्वायर्ड है, मीन स्क्वायर एरर है। अब आर स्क्वायर बेसिकली क्या करता है, हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डाटा, मीन्स उसकी कितने % वो डाटा को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट। और मीन स्क्वायर एरर क्या है, सिंपली मीन स्क्वायर एरर होता है डिफरेंस बिटवीन प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज। मेरी स्क्रीन शेयर है ना? ओके, यस सर। ओके। अब बेसिकली अगर आप सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल से मीन स्क्वायर एरर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमारे पास अगर टेम्परेचर फोरकास्टिंग के एक डाटा है कि हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यूज है वो बेसिकली है 30, 32 एंड 31। Excuse me, sir.
Yes. सर आर स्क्वायर वाला एरर जो है वो काइंडली रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। बेसिकली आर स्क्वायर एरर मीन कि हमारा मॉडल हमारे डाटा के ऊपर कितने परसेंट कितना वेल फिट रिजल्ट दे रहा है। कि इट मीन सिंपल इज दैट अगर हमारा डाटा जो है वो आंसर जो डाटा के ऊपर आंसर 1 आ रहा है, इट मीन इट इज परफेक्टली फिट। फॉर एग्जांपल एन आर स्क्वायर ऑफ 0.8 इज फॉर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मीन 80% ऑफ द वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल्स। मीन कि हमारा जो मॉडल की एक्यूरेसी है वो 80% है। अगर हमारा मॉडल का रिजल्ट 1 आ रहा है वो परफेक्टली फिट है, एक आइडियल सिनेरियो है। अगर 0 आ रहा है तो मीन वो भी एक जो है ना रॉन्ग केस में आइडियल सिनेरियो है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास 82, 95, 93 इस परसेंट की एक्यूरेसी आती है इन कम्प्लेक्स सिस्टम। बट जो सिंपल सिस्टम होते हैं वहां पर आपको 99% तक एक्यूरेसी मिल जाती है। सर ये आर स्क्वायर भी एरर ही है या ये परफॉर्मेंस है कोई? ये बेसिकली आर स्क्वायर बेसिकली परफॉर्मेंस है और मीन स्क्वायर एरर जो है एरर है। आर स्क्वायर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है, हमारा मॉडल इतना अच्छा ट्रेन हुआ है। और एरर जब लिखा हुआ है मीन स्क्वायर एरर तो इसका मतलब ये एरर है। एरर जितना ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों बेसिकली अपोजिट है आपस में। राइट। बेसिकली जो एरर है मींस कि आपके प्रिडिक्शन में कितना एरर आ रहा है। जितना कम एरर होगा तो आपका मॉडल उतना परफेक्टली काम कर रहा होगा। लाइक हम मीन स्क्वायर एरर जो फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है मीन स्क्वायर एरर के ऊपर ऑल स्क्वायर्ड एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस। तो सिंपल है, जैसे हमारे पास अगर एक एक्चुअल डाटा 30, 32 एंड 31 है और प्रिडिक्टेड जो टेम्परेचर है जो हमें आया, जो हमें हमारे सिस्टम ने प्रिडिक्ट किया वो 29, 34 एंड 30 है। तो इन दैट केस हम एरर कैसे निकालेंगे कि हम एक्चुअल में से उसकी जो रेलेवेंट प्रिडिक्टेड वैल्यूज है वो माइनस करेंगे। एक्चुअल 30 थी, प्रिडिक्टेड 29 थी और उसका जो आंसर आ रहा है उसको हमने स्क्वायर ले लिया तो विच इज इक्वल टू 1। सेम लाइक दैट एक्चुअल हमारे पास 32 है और जो प्रिडिक्टेड है वो 34 है और जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो -2 है। जब -2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 4 आंसर आ गया। सेम लाइक दैट हमारे पास एक्चुअल 31 है, प्रिडिक्टेड 30 है। जब 31 को 30 से माइनस किया और उसका स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 1। तो अब ऑल वैल्यूज का जो स्क्वायर था हमने उस स्क्वायर को आपस में प्लस किया, राइट। तो समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज और उनके स्क्वायर को प्लस किया तो 1 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2। मींस यहाँ पर मीन स्क्वायर एरर जो है हमारे पास 2 आ रहा है। मींस हमारा मीन स्क्वायर एरर बहुत कम है। मींस हमारा जो मॉडल है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। ओके। और देन क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस है, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है। हर एक की आप सेपरेट डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 इनको आगे जाके यूज करेंगे इन कोडिंग तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर होगी बात सबको? ओके, अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक नई चीज आपको यहाँ पर इंपोर्ट करके दिखाई है कि इंपोर्ट SYS। कोई बता सकते हैं व्हाट इज मीन बाय दिस? बेसिकली SYS इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम। मींस कि हम राइट नाउ जिस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं उस सिस्टम पे हमारे पाइथन का कौन सा वर्जन है वो फाइंड आउट करने के लिए हमने ये एक जस्ट लाइन ऑफ कोड आपको दिखा दी कि आपको ये भी पता अमूमन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये कोड मिला हुआ लिखा हुआ नजर आएगा। तो इन दैट केस हमने जस्ट यहाँ पर ये सिंपली यूज कर ली। इसके थ्रू आपने एफ स्ट्रिंग के थ्रू पाइथन का वर्जन प्रिंट करवा सकते हैं। देन लाइन नंबर 6 आपके लिए वेरी फेमिलियर है। हम numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं एज NNP। लाइन नंबर 7 एज इट इज लाइक pandas इंपोर्टेड एज PD। और लाइन नंबर 8 के अंदर हम इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, हम जो डाटा प्लॉट करते हैं उसके लिए हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं एज PLT जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड सेम लाइक दैट C1 इज इंपोर्टेड एज SNS। अब बेसिकली ये तुम्हारे पास मेन डाटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज है। बट जो आज की न्यू लाइब्रेरीज है वो विच इज sklearn, scikit-learn। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी है जो साइंटिफिक लाइब्रेरी है। इसको हम यूज करते हैं फॉर मॉडल ट्रेनिंग एंड फॉर मॉडल प्रिडिक्शन एंड मॉडल फाइंडिंग द मॉडल एवोल्यूशन पैरामीटर्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर अब sklearn से हम वो सारे के सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे जो हमें डाटा की ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। लाइक डाटा सेट का मॉड्यूल मींस हमने आगे जाके एक डाटा सेट यूज करना है, आईरिस डाटा सेट, उसके लिए हमने डाटा सेट का मॉड्यूल यूज कर लिया। अब इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हैं जिनको हम यूज करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवाएंगे। लाइक दैट हम मॉडल सिलेक्शन, हमारे पास ये एक मॉड्यूल है, इसके अंदर
लॉट ऑफ मॉडल्स अवेलेबल हैं हमारे पास बिल्ट इन, और मॉडल सिलेक्शन मॉड्यूल के तहत हम उसका रेलेवेंट जो मॉडल, हम रिग्रेशन मॉडल है, के नेबर्स KNN मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, हम वो सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल। ओके, लाइक प्री प्रोसेसिंग, हम सिस्टम को प्री प्रोसेस करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल। एंड लीनियर मॉडल, बेसिकली ये लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स के लिए हम यूज करते हैं लिनियरिटी, हमारा लीनियर डाटा है। एंड देन नेबर्स का मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं, ट्री का डाटा हम यूज कर डिसीजन ट्री क्लासिफायर के लिए। एंड देन मैट्रिसेस का मॉड्यूल, मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास एक्यूरेसी का बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ देयर फार्मूला, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, R स्क्वायर, मीन स्क्वायर एरर, ईच एंड एवरी फंक्शन हमारे पास जो मैट्रिसेस का वो अवेलेबल है मैट्रिसेस के मॉड्यूल के अंदर। हमने यहाँ पर रैंडम सीड 42 दे दी है कि हमारे पास जितने भी डाटा रैंडमाइजेशन है वो स्टैंडर्डाइज हो। और देन हम एट द एंड आगे बता रहे हैं कि हमने जो स्टाइलिंग है वो कौन सी यूज करनी है। C1 वर्जन 8 जो है उसकी स्टाइलिंग हम वाइट ग्रिड के साथ, ये स्टाइलिंग हमने यूज करनी है फॉर द प्लॉटिंग ऑफ अवर ग्राफ। एंड देन हम यहाँ पर लाइन नंबर 25 पे अपनी जो फिगर्स ड्रॉ होंगी उनके एक्सटेंडेड साइज यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं कि 6x4 की फिगर हमेशा हमारे पास ड्रॉ होनी चाहिए, इससे बड़ी या इससे छोटी फिगर ड्रॉ नहीं होनी चाहिए। एंड देन हम उसकी जो प्रिसीजन है, जो भी हमारी आउटपुट वैल्यूज आएंगी, लाइक अगर हम देखें तो पाई की वैल्यू बनती है 3.33 3.14 समथिंग, इस तरीके से बहुत लंबी वैल्यू चलती चली जाती है आफ्टर पॉइंट। बट हम उसको कह रहे हैं कि प्रिसीजन जो हमारी जस्ट ओनली 0.3 तक जाए, इससे आगे ना जाए, राइट। 3 डेसिमल पॉइंट तक आपने प्रिसीजन को लेके आना है। तो ये हमको स्टैंडर्डाइज उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हमने सेट कर ली। अब हम चलते हैं आगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की तरफ। तो इसके अंदर बेसिकली हम ये वाले फंक्शन यूज करेंगे। तो इनिशियली हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डाटा को जनरेट करवाते हैं। अब कैसे जनरेट करवाया कि बेसिकली हमने यहाँ पर x एंड y दो वेरिएबल लिए। बेसिकली हम हमेशा x एंड y वेरिएबल्स इनपुट देते हैं, और डेटा सेट का जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था ऊपर, उस मॉड्यूल के अंदर से हम मेक रिग्रेशन का एक फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, और उसको हम कुछ नंबर यस सर, ये आपने जानबूझ के मतलब डेलिबरेटली आपने x को कैपिटल रखा y को स्मॉल रखा है जब असाइन करते थे? आपकी मर्जी है, जैसे भी आप रख सकते हैं। सही सही, थैंक्स। ठीक है, ओके। और हम यहाँ पर उसके कह रहे हैं कि आप सिंपल जो हमारे पास 200 सिंपल क्रिएट करो, उसका जो फीचर्स है वो आप 1 सेट कर दो, उसके अंदर नॉइज जो 15% या 15 ऐड कर दो, रैंडम स्टेट आप उसकी और 22 से उसके अंदर 50 ऐड कर लें। ये आपके पास मर्जी है, आपका क्या काम है। हम जस्ट दीज वैल्यूज के साथ हम इस चीज को ड्रॉ कर रहे हैं या इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। आपने इन वैल्यूज को चेंज करना है, और चेंज करके आपने रिजल्ट्स के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, अप्स एंड डाउन आ रहे होते हैं, आपने वो फाइंड आउट करने हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने एक सिंथेटिक डाटा को जनरेट करवाया, एंड देन बेस्ड ऑन दैट सिंथेटिक डाटा हम अपने सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, और सिस्टम को ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स है, 4 तरह के, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। मींस कि जो हमारे एक्स वेरिएबल है उसका ट्रेनिंग डाटा हम सेपरेट कर रहे हैं, उसका टेस्ट डाटा सेपरेट कर रहे हैं। वाई वेरिएबल का ट्रेनिंग डाटा सेपरेट एंड टेस्ट डाटा सेपरेट। और इसके अंदर हम क्या करें, मॉडल सिलेक्शन का जो मॉड्यूल है ऊपर जो हमने इंपोर्ट करवाया था फ्रॉम sklearn से, उसके अंदर से हम एक फंक्शन है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के नाम से, ठीक है, उसको हमने कॉल किया, एंड देन उसको हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स असाइन कर लिए कि इनिशियली जो हमारे पास एक्स ट्रेन है उसको एक्स की वैल्यू आ जाए, एक्स के अंदर चली जाए वैल्यू सारी, वाई के अंदर वाई ट्रेन, वाई टेस्ट की वैल्यूज आ जाए। जो टेस्ट साइज हमारा वो 0.2 रखा हुआ है हमने। इट मींस जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा होगा वो 80% होगा, 0.8% डाटा होगा, 0.8 डाटा मींस 80%, और जो टेस्ट डाटा होगा वो 20% डाटा होगा, राइट। और अब यहाँ पर हम सिस्टम को ट्रेन करवा रहे हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल के ऊपर। तो हमने क्या किया, मॉडल का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, एक लीनियर अंडरस्कोर मॉडल जो हमने ऊपर अभी मॉड्यूल ओपन करवाया था और इंपोर्ट करवाया था, उसके अंदर से हमने लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन को कॉल कर, लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को कॉल कर लिया, राइट। अब जब हमने इस मॉडल को कॉल किया, लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को, तो अब बेसिकली ये सारी जो लीनियर रिग्रेशन का जो कंप्लीट मॉडल है, कंप्लीट कोड है, वो हमारे पास किसके अंदर सेव हो गया, मॉडल वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, मॉडल वेरिएबल के ऊपर एक ट्रेनिंग का फंक्शन लगा रहे हैं जिसको हम फिट अमूमन कहा जाता है। फिट मीन वो हमारे मॉडल को ट्रेन करवाएगा, और इसको हमने पैरामीटर्स के अंदर कौन सी वैल्यू दी,
एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। मींस जो हमारे पास यहाँ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यूज थी 80% वो हमने सिस्टम को फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस यहाँ पर वैल्यूज असाइन कर दी। अब इस लाइन जो लाइन नंबर 9 है, बेसिकली ये लाइन यूज होती है फॉर द ट्रेनिंग ऑफ योर मॉडल, राइट। एंड देन बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग हमने क्या किया, उसके कोफिशिएंट या इंटरसेप्ट मींस आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, और उसका हम फ्लोटिंग पॉइंट हम कह रहे हैं कि 3 डेसिमल पॉइंट तक जाना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिडिक्शंस करवा रहे हैं ऑन टेस्ट डेटा, और वाई प्रिडिक्ट को हमने क्या कर दिया, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज किया, और उसके अंदर हमने एक्स टेस्ट की वैल्यू दे दी। ट्रेनिंग सेपरेट डेटा था, टेस्ट सेपरेट डेटा है, और यहाँ पर हमने उसको एक्स टेस्ट की वैल्यू दे दी ताकि उसके ऊपर वो हमारी प्रिडिक्शन करवाए। और सेम लाइक दैट हम क्या कर रहे हैं, मॉडल के एवेल्युएट कर रहे हैं ऑन लाइन नंबर 9 which is say using variable R2 and MSE, right, मीन स्क्वायर एरर का। यहाँ पर स्क्वायर एरर आर स्क्वायर एरर हम यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने R2 स्कोर का फंक्शन यूज किया। अब बेसिकली R2 स्कोर फंक्शन की बिहाइंड हमारे पास आर स्क्वायर का एवोल्यूशन मैट्रिसेस चल रहे हैं, जिसको हम वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट दोनों दे रहे हैं कि टेस्ट डाटा और प्रिडिक्ट डाटा को आपस में मैच अप करो और बताओ कि कितनी % सिमिलरिटी आई है प्रिडिक्शन और टेस्ट डाटा के अंदर। और सेम लाइक दैट हम उसका स्क्वायर एरर निकाल रहे हैं, मीन स्क्वायर एरर कि वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट के अंदर जो मीन स्क्वायर एरर है कितने % एरर आया, वो एरर भी हमें फाइंड आउट करके दे दें। और उन सारी चीजों को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं लाइन नंबर 22 और 23 के ऊपर। और नीचे ये विजुअलाइजेशन है जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज शो होती है। तो देखिए हमारे पास कोएफिशिएंट वैल्यू आ गई 86 एंड इंटरसेप्ट आ गए 51, और आर स्क्वायर हमारे पास वैल्यूज आ गई 96, और जो हमारे पास मीन स्क्वायर एरर है वो 246.122 वैल्यू आ गई। दिस इज द एवोल्यूशन मैट्रिसेस ऑफ आवर मॉडल। और बेस्ड ऑन दैट हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑन सिंथेटिक डाटा, वो हमारे पास एक सिंपल एक लाइन ड्रा की। प्रिडिक्टेड लाइन हमारे पास ये थी, जबकि जो ट्रू वैल्यूज है वो बिल्कुल उसके साथ मोस्टली करीब करीब आ रही हैं। ठीक है सर, ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 246, ये ज्यादा है या कम है? आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं, इस मीन स्क्वायर एरर की वैल्यू। सॉरी मीन स्क्वायर, ये सर 246 ज्यादा है या कम है? अब देखिए बेसिकली ये डिपेंड करते हैं आपके डाटा के ऊपर कि आपका डाटा किस टाइप का है। राइट नाउ इस वक्त हम जो है ना डाटा सिंथेटिक डाटा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसको ठीक या गलत नहीं कह सकते, बट आप इन रियल केसेस आप इसको विद द हेल्प ऑफ 100% फाइंड आउट कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको एक्चुअल पता चलेगा कि 100% में आपका मीन स्क्वायर एरर कितना आ रहा है। यहाँ पर ग्रेटर देन 100 है, तो यहाँ पर हमें कोई क्लियर बाउंड्री नजर नहीं आ रही, तो दैट्स व्हाई इन दैट केस हम इसको अभी क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ज्यादा है या कम है। सिंपली आप इसको ये कह सकते हैं कि जब एरर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो बुरा है। ठीक है, जितना भी एरर, अगर इसको ये अभी 246 अगर ये 2000 हो जाए तो ये मजीद बुरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कम हो जाए, 20 तक आ जाए, 24 तक आ जाए, या 2.4 तक आ जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एरर को हम जितना कम करते जाएंगे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली एरर है। तो बेसिकली जो ऊपर आपके पास वैल्यूज थी, सिंथेटिक वैल्यूज जो जनरेट हुई थी, ये उन वैल्यूज के दरमियान में एरर है, और वो वैल्यूज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, तो ये एरर उस बेस पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जैसे आप इसमें इंप्रूवमेंट लाएंगे तो एरर कम होता जाएगा। अभी हम रियल डाटा पे काम करेंगे, फिर आपको क्लियरली इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। जब हम यस, ये जो हमने मीन स्क्वायर और आर स्क्वायर किया, ये हमने वाई टेस्ट और वाई टेस्ट पे ही क्यों किया? एक्स टेस्ट पे भी तो कर सकते थे ना? डेफिनेटली एक्स टेस्ट पे कर सकते थे आप। ठीक है, राइट नाउ हमने जस्ट वाई टेस्ट को यूज किया। जी सर, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर दें, मैं इस कोड को एक दफा जर्नली इनको वो करके बता देता हूँ। अच्छा, ये एक दफा सुन लें। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, शुरू में हमने डाटा जनरेट किया एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स हमारे पास क्या इनपुट फीचर्स है, जिस तरह ऊपर हमने कहा था, हाउस का जो साइज है, ठीक है, हाउस का जो आपके पास बाकी फीचर, नंबर ऑफ रूम है, लोकेशन है, तो ये बेसिकली एक्स के फीचर्स हैं। और वाई क्या है, वाई बेसिकली हाउस की प्राइस है। ठीक है, तो हमने बेसिकली इस केस के अंदर 200 डाटा मेंबर्स को जनरेट किया, तो टोटल 200 हाउसेज का डाटा जनरेट किया है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि 200 में से स्प्लिट कर दिया, नीचे जो लाइन नंबर 5 में दिया हुआ है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया 20% और 80% में। इसमें से 80% हमारा चला जाएगा आपके पास ट्रेनिंग के लिए, और 20% जो होगा वो टेस्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, और उसका ट्रेनिंग पार्ट जो है
उसमें आपके पास फीचर्स भी होंगे, टेस्ट पार्ट में भी फीचर्स होंगे, इनपुट फीचर्स, और जो टारगेट वैल्यूज है वो ट्रेनिंग में भी होंगी, टेस्ट में भी होंगी, ठीक है, क्योंकि सबकी प्राइसेस भी होंगी और सारे इनपुट फीचर्स भी सबके होंगे। उसके बाद मॉडल को हम एक मॉडल सेलेक्ट कर देंगे, मॉडल को ट्रेन कर देंगे, लाइन नंबर 8 और 9, ठीक है। उसके बाद जस्ट ये कोफिशिएंट प्रिंट कर दिए, बता दिया आपको। और उसके बाद हमने, चूंकि अब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि हम जस्ट इनपुट देंगे और इनपुट की बेस पर वो आउटपुट को खुद प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने जो एक्स टेस्ट का डाटा था, ये इनपुट फीचर से ये हमने दे दिए मॉडल को, और मॉडल ने क्या किया, प्रिडिक्शन की, जो प्रिडिक्शन के रिजल्ट है वो वाई प्रिडिक्शन में आए, लाइन नंबर 16, ठीक है। और जो हमारे पास रिजल्ट आ गए वो वाई प्रिडिक्टेड है, जबकि एक्चुअल रिजल्ट जो थे आपके पास, ठीक है, ऊपर अगर स्क्रॉल करें सर थोड़ा सा, वाई टेस्ट देखिए, ये आपके पास एक्चुअल रिजल्ट है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये आनी चाहिए थी, जबकि हमारे पास जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं वो वाई प्रिडिक्टेड है। ये बेसिकली दो सेट्स वैल्यू के आ गए, एक एक्चुअल है जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, और दूसरे हमारे पास प्रिडिक्टेड प्राइस जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की। अब बेसिकली आर स्क्वायर हो या मीन स्क्वायर हो, इन दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन करना है कि एक्चुअल रिजल्ट क्या थे और जो हमारे पास प्रिडिक्टेड रिजल्ट है वो क्या थे। तो आप इस सर वजह ये से बता दें, ये वाली चीज, जिस ये तरह भी इस केस में वाई देखें, टेस्ट है और ये हाँ, प्रिडिक्टेड है। एक केस में देखिए आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी 30, 32 और 31 थी, जबकि प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो थी वो 29, 34 और 30 थी। अब इसमें हमने एरर भी फाइंड करना है, एक्यूरेसी भी फाइंड करनी है, आर स्क्वायर भी फाइंड करना है, मीन स्क्वायर भी फाइंड करना है। तो फार्मूला ऊपर आपको सर ने बता दिया है, लेकिन फार्मूले पर आपने परेशान नहीं होना, जस्ट आप उसके लिए मैट्रिसेस के फंक्शन को कॉल करें और उसको यूज करें। आर स्क्वायर के लिए मैट्रिक्स में आर स्क्वायर को आपने फाइंड करना, आर स्क्वायर स्कोर, और उसको टेस्ट डेटा और प्रिडिक्टेड दे देंगे। सिमिलरली जब आप मीन्स का एरर फाइंड करेंगे तो उसमें भी आप टेस्ट डेटा और प्रिडिक्टेड डेटा दे देंगे, और बाद में इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू आई और मीन स्क्वायर एरर आपके पास कितना आया, और इसके बाद आप इनको प्लॉट करके भी फिर चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर जो हमने ऊपर यहाँ पर एक सिंपल विद 3 वैल्यूज ओनली हमने ये प्रोसेस किया था, 30 - 29, 32 - 34 और 31 - 30, ये हमने जस्ट ओनली फॉर 3 वैल्यूज काम किया। बट इन आवर केस हमारे पास 200 वैल्यूज हैं, जिसका 80% अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाता है सर, तकरीबन 160, 170 बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 160, 170 वैल्यूज को आपस में वाई प्रिडिक्ट और वाई टेस्ट के अंदर हम मैच करके सिस्टम उनका आर स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर और मीन स्क्वायर एरर निकाल रहा है। इंटरप्ट यू, बेसिकली जो टेस्ट है, टेस्ट 20% है, तो 20% मीन 200 में से 40 वैल्यूज आपके पास, 40 वैल्यू, सॉरी मैं वो ट्रेन को इधर लेके आ गया था, 40 वैल्यूज जो 160 हो जाएगी। यू आर राइट। ओके, देन इन 2 लाइंस के थ्रू हमने डाटा को प्रिंट करवा लिया। दिस इज अ प्लॉट, और जो प्लॉट ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब बेसिकली व्हाट इज मेंट बाय इंटरसेप्ट एंड कोएफिशिएंट, सिंपल इज दैट, ये स्टैटिस्टिकल कांसेप्ट्स है। इंटरसेप्ट आपका वही होता है कि जब आपका x वैल्यू 0 हो बट y की प्रेडिक्टेड वैल्यू जो आपको दिखाई जाए, तो इन दैट केस अगर आप देखें तो आपको जो जैसी आपका x 0 था, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ट्रेनिंग आपकी y वैल्यू जो थी वो 51 सिस्टम ने शो करवाई। तो इन दैट केस आपका अगर हम बात करें तो XY प्लेन में 51 से आपका ग्राफ शुरू होगा। जब आप लाइन ड्रा करते हैं XY प्लेन में, तो आपके पास कहीं पर अगर x 0 पर आता है तो उस वक्त y की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली ये आपके पास इंटरसेप्ट है, ठीक है। जब x 0 है, ये y की वैल्यू आप यहाँ पर हाँ, y एक्सिस पे यहाँ पर अगर 0 आप देख लें कि 0 के अगेंस्ट आपके पास जो y की वैल्यू आती है, बेसिकली इस वैल्यू की बात हो रही है। ये हमारे पास x एक्सिस पे 0 है। एट दैट टाइम हमारे पास y एक्सिस पे कौन सी वैल्यू थी, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, राइट। एंड देन कोएफिशिएंट मीन आपका स्लोप ऑफ द लाइन, कि लाइन आपका स्लोप कितना दे रही है बेस्ड ऑन हाउ मेनी वैल्यूज आर चेंज इन x एक्सिस, और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू आपका y एक्सिस पे वैल्यूज कितनी चेंज हो रही हैं। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ योर ग्राफ, राइट। और मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको मजीद देख सकते हैं इन स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर अगेन हमने कोएफिशिएंट और इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो अब आप इनको अगेन देख सकते हैं। एंड देन हम चलते हैं आगे आइरिस डेटा की तरफ। तो डॉक्टर जाकिर प्लीज आप यहाँ से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जी जी मुझे प्लीज, स्क्रॉल करते हुए आसानी रहे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थैंक यू। जी, किसी का क्वेश्चन था अभी हम जब बात कर रहे थे, प्लीज वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन
अदरवाइज हम आगे चलते हैं। स्क्रीन सबके हेलो पास सर। शो हो रही है? हेलो जी सर शो होगी, थोड़ा सा इसको आप वो कर दें। मैं जूम कर देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन था रिलेटेड लास्ट वीक जो आपने पढ़ाया था और सर्टिफिकेशन के हवाले से। हेलो जी 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 प्लीज बोल। पूछे। सर, एक्चुअली जो लास्ट वीक जो टॉपिक्स कवर हुए थे तो वो भी हमने अभी तक कवर नहीं की हुई है ना, और असाइनमेंट अभी तक फिलहाल पेंडिंग में है। तो अगर हम ये असाइनमेंट, क्योंकि अपनी वो तो हम नहीं कर सकते, या तो फिर चैट जीपीटी से करेंगे, उसमें कोई लर्निंग का वो नहीं है, तो क्या सर्टिफिकेट हमें मिल सकता है कि अगर हम असाइनमेंट ना की हो? देखिए अच्छी बात तो यही है कि आप असाइनमेंट करें, ठीक है। जी जी असाइनमेंट का मतलब ही ये है कि आप काम कर रहे हैं, जिससे हमें आइडिया होगा कि आप कितनी आपकी लर्निंग हो रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप एटलीस्ट सारी क्लासेस अगर अटेंड कर लेते हैं तो इस बेस पर भी हमें जो अटेंडेंस हमारे पास आ रही है तो उसको भी हम चेक करके बता सकते हैं कि चले आपने क्लासेस अटेंड किए तो चलो हम आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन बेहतर जी यही है कि जी आप असाइनमेंट क्लासेस कर तो रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी सारी आपके पास टाइम है, अभी आपके जी पास जी टाइम है, एक असाइनमेंट आपको और भी मिलेगी। तो जो जी जी नेक्स्ट वीकेंड आपके पास आएगा उस वीकेंड के मंडे तक मतलब आपके पास टाइम होगा, ठीक है। तो आप जी कोशिश करें कि असाइनमेंट हो जाए, ठीक है। तो होगी तो बेहतर होगा। बेशक आप चैट जी जीपीटी एआई टूल्स का यूज करते हैं, कोई और उसमें रिस्ट्रिक्शन जी नहीं है आपके लिए। जी नहीं, ऑनेस्टली वो तो अभी अब मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो है टूल्स, लेकिन सर मैं एक्चुअली लर्निंग के लिए कर रहा हूँ कि उसमें तो मेरा कुछ भी देखें, लर्न नहीं हुआ होगा, मैं लर्निंग सिर्फ का देखें, एआई टूल से करने का मतलब ये है कि आप एआई टूल से क्वेश्चन पूछें और जो आंसर करे उसको समझ करके आपने लिखना है। ऐसा नहीं है कि एआई जी टूल आपको जो कुछ कह दे आप एज इट इज उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है, जी सर, ठीक है। क्योंकि ये जो आपने पढ़ाए हैं ये तो मतलब ये है कि पूरे सेमेस्टर में, मतलब ये है कि एक या दो या एक बिल्कुल सवाल से तो बिल्कुल पूरा ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, कवर नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए आपको एआई टूल की हम इजाजत दे रहे हैं कि आप एआई टूल को यूज करें, ठीक है, ताकि जी आपका जी काम एफिशिएंट हो जाए, ठीक है। ठीक ठीक हाँ, जी जी आपको ठीक है कॉन्सेप्ट कुछ सर। ना कुछ हो जाएगा तो कुछ ना कुछ आप एआई से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखें जी इन जी मोस्ट ऑफ द केसेस जब आपको क्वेश्चन एक आपको प्रॉब्लम आ रहा होता है और आप उस क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप में मैसेज करते हैं तो मैं अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर जाकर अवेलेबल नहीं होते, या कोई बाकी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते। इन दैट केस अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंतजार करें किसी के आंसर का, या आप एआई टूल को यूज करके उसकी हेल्प ले लें। जी ठीक है सर, जी ठीक जी है सर, ठीक प्लीज। है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन मेरे ख्याल में सबको क्लियर नजर आ रही होगी। जी सर बिल्कुल नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वही डायग्राम शो कर दी जो लास्ट टाइम सर ने आपको एक्सप्लेन कर दी है लीनियर रिग्रेशन के केस में। बेसिकली इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर जो आपको डार्ट्स नजर आ रहे हैं, डार्ट्स आपके पास ट्रू वैल्यूज थी, जो टेस्ट की वैल्यू थी आपके पास, ठीक है। रियल में ये वैल्यूज हमारे पास आना चाहिए थी, लेकिन हमारे मॉडल ने जो लर्निंग की वो रेड लाइन ड्रा कर दी है। हमारे मॉडल ने कहा कि वैल्यूज को इस लाइन पर परफेक्टली फिट होना चाहिए, ठीक है। तो देख लें एग्जैक्टली 100% तो नहीं, लेकिन वो जो डॉटेड डॉट्स हैं, डॉट्स के बिल्कुल करीब लाइन से ड्रा की है। इसका मतलब मॉडल काफी हद तक अच्छी प्रिडिक्शन कर रहा है, ठीक है। ये लर्निंग पर्पज के लिए मैंने आपको ग्राफ पर ये चीज समझा दी है। बाकी जिस तरह आपको सर ने बताया ये सारे पैरामीटर्स वगैरह आप इनको चेक भी कर सकते हैं और वन बाय वन आप चैट जीपीटी से पूछ करके बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयरस डेटा सेट को यूज करें। आयरस डेटा सेट बेसिकली क्या है? ये एक डेटा सेट है, पब्लिकली अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसको लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसमें कुछ प्लांट्स की प्रेडिक्शन की जाती है और प्लांट्स की प्रेडिक्शन की जाती है ऑन द बेस ऑफ देयर लीफ साइज। लीव्स का जो पेटल जिसके ऊपर फ्लावर बनता है, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, पेटल का जो साइज होता है, लेंथ होती है और वेट होती है, उसकी बेस पर डिसाइड करता है कि आपके पास ये कौन से फ्लावर की बात हो रही है, कौन से प्लांट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वो डेटा सेट है। साइकिट लर्न की लाइब्रेरी में से हमने डेटा सेट का एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, उसी को दोबारा से यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है। फ्रॉम साइकिट लर्न द डेटाबेस इंपोर्ट लोड आयरस, ठीक है। तो आयरस का डेटा सेट ऑलरेडी हमारे पास पाइथन की इस लाइब्रेरी में मौजूद है, उसको हम लोड कर रहे हैं। लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आयरस का डेटा सेट आपने लोड किया, हम क्या करते हैं उसको फ्रेम बना देते हैं, जिस तरह हमने पांडास में बनाया था तो डेटा फ्रेम बना देते हैं। इसीलिए हमने ऊपर पांडास की लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट किया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें जो टारगेट आपके पास कॉलम्स हैं, ठीक है,
टारगेट कॉलम डिफाइन कर देते हैं। तो टारगेट कॉलम बेसिकली हमारे पास क्या है, वो फ्लावर की स्पीशी है या प्लांट की स्पीशी है, ठीक है, तो प्लांट कौन सा है, किस टाइप का प्लांट है, प्लांट का नाम क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली उस प्लांट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्लांट की जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो उसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं उसके मैप की मदद से, ठीक है, और हेड की मदद से इसको प्रिंट करके उसकी कुछ लाइंस की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। मैंने जैसे नीचे प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लें, आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास सेपल की लेंथ है, ठीक है, सेपल की विड्थ है, पेटल की लेंथ है और पेटल की विड्थ है, सेंटीमीटर्स। और इसके बाद इसके आपको स्पीशी बता देता है कि इसकी कौन सी स्पीशी है। तो बेसिकली इसके अंदर काफी ज्यादा प्लांट्स हैं, बहुत बड़ा डेटा सेट है। तो उन सारे डेटा सेट्स के बाद आपको जस्ट 5 लाइनें शुरू वाली डिस्प्ले करके बताइए, बाकी आप डिस्प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको तरीका बताया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी CSV को इंपोर्ट करना चाहें, अगर आपके पास अपना डेटा सेट हो, ठीक है, और बाद में आपसे कुछ डेटा सेट्स हम शेयर भी कर देंगे, तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और उसको इंपोर्ट करने के लिए तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है, तो सारे के सारा आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और आयरिस का अगर डेटा सेट आपने CSV में इंपोर्ट करना है तो उसका लिंक भी दिया हुआ है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, या लोकल ड्राइव में से आपने लोड करना है तो वो भी आपको बता दिया गया यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी आपको इसका तरीका भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आयरिस के डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA, ठीक है, EDA स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो EDA की मदद से हम क्या करते हैं, आयरिस डेटा सेट की जो फ्रेम हमारे पास बन गई है डेटा की, उस फ्रेम की शेप देखते हैं, शेप क्या है, ठीक है। लाइन नंबर 4 जो है आपको बेसिकली शेप बता देगा, ठीक है। हेड की मदद से आपको बताया कि फर्स्ट 5 रोज बताते हैं, टेल की मदद से आपको बताया कि लास्ट 5 रोज बताते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ रोज डिफाइन भी कर सकते हैं कि कितनी रोज आपने डिफाइन करनी है। डिस्क्राइब का फीचर क्या करेगा, तो पूरी फ्रेम्स को डिस्क्राइब कर देगा कि पूरी फ्रेम के अंदर किस किस टाइप का डाटा मौजूद है, वो सारे के सारा आपको बता देगा, ठीक है। उसके बाद जो फिगर्स की डिस्क्रिप्शन है, फिगर का हमने साइज डिफाइन किया, ठीक है, और काउंट प्लॉट किया हमने, ठीक है, डेटा फ्रेम को हमने दे दिया कि इसकी मदद से इसको काउंट करो और प्लॉट कर दो, SNS की मदद से, सी बार की मदद से जो हमने पढ़ा था। प्लॉट का टाइटल दे दिया, लेआउट डिफाइन कर दिया और प्लॉट को शो करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद लाइन नंबर 23 में अगर आ जाए तो बेसिकली यहाँ पर आपको फीचर्स बता दिए, ठीक है। फीचर्स में जिस तरह हमने कहा था, सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, लेआउट डिफाइन कर सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसी तरीके से जब हमने शेप के सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, देख ले नीचे आपको शेप बता देगा कि इसकी शेप कैसी है। यहाँ पर आपको शेप बता रहा है कि डेटा फ्रेम की शेप क्या है, 150 into 5, 150 का मतलब 150 रोज है इसमें और 5 इसमें कॉलम्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 रोज आपको हेड की मदद से डिस्प्ले करके बता दी गई है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैं गुज़श्ता क्लासेस में हम बता चुके हैं। डिस्क्राइब में डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस आप करते हैं तो इसमें आपको सारे के सारा काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, 25% डेविएशन, 50% डेविएशन, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक एरर आ गया है कि PLT इज नॉट डिफाइंड। रीजन क्या है, तो मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो मैंने यहाँ से ही इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। जो शुरू वाली रोज थी वो शहजाद साहब ने तो एग्जीक्यूट की थी लेकिन मैंने नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पर PLT डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो मैंने अगर PLT को भी साथ में डिफाइन करना है या उसको भी एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका शुरू वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जिसमें सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया हुआ था, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये लाइब्रेरीज हमारे पास अननोन है, ठीक है। दोबारा से मैं वापस अपनी लोकेशन में जा करके उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें PLT अभी डिफाइन हो गया चूंकि मैंने फर्स्ट सेक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो इसी टाइप के एरर आपके पास भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिए स्पीशीज की, किस किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 स्पीशीज है आपके पास, ठीक है। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिए कि 50 ये स्पीशीज है, 52nd है, 53rd है, 3 टाइप्स की स्पीशीज हैं आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद पेयर प्लॉट्स आपका आयरिस फीचर्स, ठीक है, तो जो इसके फीचर्स हैं वो आपको बता दिए हैं, ठीक है, किस तरीके से आपके पास आते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट्स आपको बता दिए गए थे कल भी, ठीक है, जब हम प्लॉट का सेक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लॉट्स हमने इधर करके बता दिए कि इसमें सेपल, पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, ठीक है, तो हर एक का पेटल विड्थ, सेपल विड्थ, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लॉट आपके पास बन गए हैं जो हमने ऊपर अभी डिफाइन किए, ठीक है। अब उसके बाद इस डेटा के ऊपर हम प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं। प्री प्रोसेसिंग क्या है, बेसिकली मशीन को जब डेटा दिया जाता है तो मशीन
डेटा के अंदर अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो मशीन उस डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, डेटा के ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अप्लाई कर देते हैं ताकि मशीन को अंडरस्टैंड करना उसके लिए आसान हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फीचर्स डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज अवर एक्स, व्हाट इज अवर वाई। ठीक है, जिस तरह हमने हाउस के केस में कहा था कि हमारी इनपुट वैल्यूज क्या होगी, हाउस का साइज होगा, हाउस की लोकेशन होगी और नंबर ऑफ रूम्स होगा, और हमारे पास टारगेट वैल्यू क्या होगी, हाउस की प्राइस होगी। तो इस केस में हमारे पास जो स्पीशी है ये आपके पास टारगेट वैल्यू है, और जो आपके पास फीचर्स हैं, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, सेपल वेट, पेटल वेट, ये आपके पास फीचर्स आ जाएंगे। ट्रेन टेस्ट हम डिवाइड कर देते हैं डेटा को, तो 80-20 की बेस पर नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, 70-30 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पर। और जिस तरह सर ने आपको शुरू में बताया था, तो डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है कि 70% ट्रेनिंग के लिए डिवाइड किया जाए, 20% टेस्टिंग के लिए किया जाए और 10% वैलिडेशन के लिए किया जाए। तो 3 का सेट भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आप स्केलिंग यूज कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज आ गई है, एक वैल्यू बहुत बड़ी है, एक वैल्यू बहुत छोटी है, तो वैल्यू को एक स्टैंडर्ड, एक रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग के मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे के सारे पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग है। ठीक है, फिर हमारे पास अगर हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो किस बेस पर आपके पास ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा स्प्लिट हो, तो उसके लिए हम रैंडम सीड जनरेट करते हैं। और अगर आप सीड चाहते हैं कि फिक्स हो जाए, बार बार नया नया सीड जनरेट ना हो, जो आपके पास जनरेट हो जाए तो उसी की बेस पर आपके पास रैंडमनेस आती रहे। ठीक है, तो इससे आप रैंडमनेस को फिक्स कर सकते हैं कि वन टाइम जो रैंडमनेस आ गई है उसी को आप फॉलो करें, और बाद में जब आप चाहें तो जब जैसे ही सीड को आप चेंज करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे का सारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स में आपके पास आ जाता है। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल डेटा था डेटा फ्रेम में, तो हम क्या करते हैं, उसमें से स्पीशी के कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप मीन डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट करेंगे तो आपके पास बाकी जो आपके पास फीचर्स हैं वो आपके पास इनपुट फीचर्स बन जाएंगे। और जो डेटा फ्रेम में जो स्पीशीज का फीचर है, ये आपके पास टारगेट फीचर है, तो उसको हम वाई में रख देते हैं। तो अब हमारे पास बेसिकली 2 डेटा फ्रेम्स होगी, एक एक्स डेटा फ्रेम है, एक वाई डेटा फ्रेम है। एक्स बेसिकली इनपुट है और वाई जो है आपके पास टारगेट है। ठीक है, अब एक्स और वाई को हम स्प्लिट कर देते हैं उसी तरीके से जिस तरह सर ने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया हमने 20 और 80 किए, उसमें स्प्लिट कर दिया, और रैंडमनेस को हमने 42 रखा। 42 का मतलब ये है कि एक सीड हमने रख दिया, ये इसकी बेस पर इसको रैंडमनेस करेगा। अगर आप 42 को चेंज करेंगे तो ये फर्दर कुछ और रैंडमनेस सेलेक्ट कर देगा, लेकिन अगर चेंज नहीं करेंगे तो इसी बेस पर फर्दर इसको स्प्लिट करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद सर ये रैंडम सीड जो है ये हर जगह हम कंसिस्टेंट रखेंगे एक कोड के अंदर, या डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हैं? आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक इसको फिक्स रखने का मतलब ये है कि आप इसको मैन्युअली चेंज इसलिए करते हैं कि जहां पर आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं तो आप उसी को फिर फर्दर यूज करते हैं। ट्रेनिंग के लिए चूंकि आपके पास, आपको पता है कि लर्निंग ऐसा प्रोसेस है, ये हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, कि आप बार बार ट्राई करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, तो उसके बाद आपकी लर्निंग होती है। जहां पर आपकी लर्निंग अच्छी हो जाए तो हमें वही सीड रख देना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एक सीड के साथ फिर अटैच कर देते हैं ताकि उसकी बेस पर ही ये बार बार डिवाइड हो। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नया सीड आ जाएगा तो नई वैल्यूज आपके पास डिवाइड होकर के स्प्लिट, और स्प्लिटिंग जब होगी तो वो अलग से तरीके से स्प्लिटिंग हो जाएगी फिर। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 11 में ट्रेनिंग डेटा की शेप देख लेते हैं, टेस्ट डेटा की शेप देख लेते हैं। फिर आपके पास जो टारगेट वैल्यूज हैं, ठीक है, उसकी आप शेप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शनल भी आपको बता दी गए हैं। ठीक है, कि अगर आपने स्टैंडर्ड स्केलर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या मेथड है। ठीक है, यहाँ पर बाकी कुछ और मेथड्स भी इस तरह के यूज हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ कोड को कमेंट किया हुआ है कि बाद में आप अपने तौर पर इसको ट्राई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभी जो सेक्शन था इसको मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर देखें, बाकी तो ठीक है, स्प्लिट भी हो गया, डेटा सारी चीजें हो गई। फाइनली मुझे शेप इसकी दिखाई दी है जो मैंने प्रिंट किया है। बेसिकली बता रहा है कि मेरे पास ट्रेनिंग में 120 सैंपल्स हैं। ठीक है, जो इनपुट फीचर्स हैं, और 4 मेरे पास उसमें कॉलम्स हैं। और टेस्ट के केस में मेरे पास 30 सैंपल्स हैं और 4 मेरे पास उसके भी फीचर्स हैं। ठीक है, जो इनपुट फीचर्स हैं। ठीक है, और आउटपुट में मेरे पास 120 ही लिखा हुआ है, मीन 120 क्रॉस 1। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम है। ठीक है, तो 120 आपके पास ट्रेनिंग है, टारगेट वैल्यूज,
देखिए जिस तरह शेप आपके पास ट्रेनिंग के लिए 120 आपके पास इनपुट आपके पास वैल्यूज थी, तो इन टारगेट की आपके पास 120 होनी चाहिए। टेस्ट के केस में आपके पास 30 है, तो यहाँ पर भी देखिए टेस्ट के केस में 30 ही वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, बेसलाइन क्लासिफायर, ठीक है, हम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, बेसिकली आपके डेटा सेट को, आपके वैल्यूज को फिट कर देता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जिसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तो ये इस बेस पर आपको सारे के सारे डेटा को प्रोसेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 5 में अगर देखें तो वैल्यूज को हम स्टैंडर्ड स्केलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज होती है स्टैंडर्ड स्केलर्स में आपके पास प्री प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास आ जाती है, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्केलर को हम यूज करते हैं फिर बाद में अपने डेटा को फर्दर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक्स ट्रेन था, देखें स्टैंडर्ड स्केलर की मदद से हमने इसको क्या कर दिया, फिट कर दिया, तो इसको एक्स ट्रेंड स्केलर हमने कह दिया। फिर इसी तरह एक्स टेस्ट स्केलर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज को स्केल कर देता है। जो मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो ये सब के सबको एक स्टैंडर्ड एक फिट लोकेशन में ले आएगा ताकि सारी वैल्यूज आपके पास अच्छे तरीके से फिट हो सके। उसके बाद आपके पास क्या करते हैं, मॉडल को यूज करते हैं। तो मॉडल हम इस केस में कौन सा यूज करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने यूज कर दिया, ठीक है। और ये देखिए जब मॉडल को डिफाइन करते हैं तो मॉडल में हम कुछ चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर इटरेशन इसकी कितनी हो, मॉडल की रेंडमनेस कितनी हो, ये सारी चीजें हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस मॉडल को देखें फिट करते हैं, ठीक है। फिट का मतलब ये कि आप मशीन को डेटा दे देते हैं और मशीन को कहते हैं कि अपने आप को फिट कर दो इसके मुताबिक लर्न कर जाओ, ठीक है। तो इसको देखें हम डेटा दे रहे हैं, ट्रेनिंग का डेटा बता रहे हैं कि ये आपका इनपुट डेटा है और इसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास लेबल्स हैं, ठीक है। इनपुट डेटा ये था, इसके अगेंस्ट हमारे पास ये वैल्यूज आना चाहिए, इसके मुताबिक खुद को फिट करना है। तो ये फिट करके मॉडल एलआर में अपने आप को फिट करके रख देगा। अब मॉडल एलआर लर्न करके फिट हो गया। अब बाद में जब हमारे पास अनसीन डेटा है, जो नया डेटा है वो हमारे पास आएगा तो उसको हम चेक करेंगे। तो अनसीन डेटा हमारे पास क्या था, टेस्ट डेटा था, ठीक है। ये देखें टेस्ट डेटा। अब टेस्ट डेटा के केस में हम आपके पास टारगेट वैल्यूज हम डिफाइन नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं, मॉडल एलआर जो मॉडल आपके पास ट्रेन हुआ था उसकी मदद से प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन के टाइम में हम इनपुट फीचर्स दे देते हैं कि प्रिडिक्शन करो इनकी बेस पर, और जो प्रिडिक्शन के रिजल्ट हैं हम उनको इधर सेव कर देते हैं वाई प्रिडिक्टेड एलआर में, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए वाई प्रिडिक्टेड एलआर, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। रियल वैल्यूज जो थी वो आपके पास जब डेटा को हमने स्प्लिट किया था, आपको याद हो, ठीक है, तो आपके पास वाई टेस्ट था, ठीक है। वाई टेस्ट आपके पास बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जी जी थोड़ा ऊंचा बोलेंगे प्लीज, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। सर उनकी आवाज कट के चल रही है। जी एक हमारे पास टेस्ट है और एक हमारे पास ट्रेन है। जो हमारे पास ट्रेन है उनमें से हमने टेस्ट करने के टेस्ट वो है कि जो अनट्रेन है, टेस्ट वो है जो अनट्रेन है। देखें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जब इधर लाइन नंबर 12 में बात हो रही है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम उनको टेस्ट कर रहे हैं जो ट्रेन ही है, उनको ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसी पर टेस्ट भी किया जा रहा है। और आफ्टर ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, लाइन नंबर 12 के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम अनसीन डेटा को जस्ट इनपुट फीचर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हाउस के केस में हम हाउस के लिए नंबर ऑफ रूम्स दे देते हैं, लोकेशन दे देते हैं और हाउस का साइज दे देते हैं। अब हम कहते हैं कि मॉडल इसकी प्राइस को प्रिडिक्ट कर दें, तो अब मॉडल का काम है वो उसकी प्राइस को प्रिडिक्ट करना। तो इस केस में आपके पास जो प्लांट की स्पीशीज है उसको ये प्रिडिक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। जस्ट उसको हम सेपल की लेंथ, पेटल की लेंथ, सेपल की वेट, पेटल की वेट दे देंगे और इस बेस पर इसने खुद को हमारे पास रिजल्ट को जो इसकी स्पीशी है वो बता देनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास देखें, हमारे पास एक वैल्यूज ये आ गई है और एक वो थी जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी, ठीक है। जो हमारे पास स्पीशी, किसी भी स्पीशी की वाई टेस्ट की ओरिजिनल वैल्यूज थी, ठीक है, वाई टेस्ट के जो टारगेट वैल्यूज थी। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज ले लेते हैं जो वाई टेस्ट था और वाई प्रिडिक्टेड जो भी हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया, इन दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के अगेंस्ट में एक्यूरेसी मेजर करते हैं कि कितनी एक्यूरेसी हमारा मॉडल की आएगी, ठीक है। जो एक्यूरेसी हमारे पास आ जाए उसको हम प्रिंट कर देंगे, बता देंगे कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है।
सिमिलरली आपके पास जो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जो ऊपर आपने पढ़ा था, सर ने जिस तरह बताया था कि ये बाद में भी आ रहे हैं, एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है, तो ये डिफरेंट आपके पास हमारे पास क्लासिफिकेशन मैट्रिसेस हैं। जब डेटा को आप क्लासिफाई करेंगे तो इन मैट्रिसेस की बेस पर हम बता सकेंगे कि हमारा मॉडल कितना अच्छा ट्रेन हुआ है। तो उनको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग की वैल्यू भी दे देते हैं और प्रिडिक्टेड वैल्यूज भी दे देते हैं। तो इसकी बेस पर ये बेसिकली हमारे पास वैल्यूज को प्रिडिक्ट करके मैट्रिसेस कैलकुलेट करके सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा हमारे पास, ठीक है। और बाद में इन वैल्यूज को हम प्लॉट पर डिस्प्ले भी कर देंगे, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्यूरेसी ने बता दी है 93.3%, ठीक है। ये हमारे पास एक्यूरेसी आ गई है, ओवरऑल जो आपके पास एक्यूरेसी आई है वो ये आ गई है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स में आपके पास जो डिफरेंट हमारे पास स्पीशीज थी, ठीक है, जिसमें ये स्पीशी 1 है, ये स्पीशी 2 है, ये स्पीशी 3 है, ठीक है। तो हर स्पीशी अपनी स्पीशी के अगेंस्ट किस हद तक उसके रिजल्ट्स आए हैं वो बेसिकली आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको याद होगा कि हमारे पास जो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये स्पीशी देखें, अब ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट आपके पास इसकी जो प्रिसीजन है कितनी आई है, 1 मीन 100%, ठीक है। अब ये स्पीशी है तो इसकी रिकॉल कितनी आई है, 100% आई है। ये स्पीशी है तो उसका F1 स्कोर कितना आया, ये आ गया। इस स्पीशी का स्पोर्ट्स कितना आया ये आपको ओवरऑल बता दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड स्पीशीज की ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ठीक है। थर्ड स्पीशीज की ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लें कि आपके पास फर्दर जो आपके पास ओवरऑल एक्यूरेसी बता रहा है, डिफरेंट मैट्रिसेस के डिफरेंट रिजल्ट्स आपको बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एवरेज वैल्यू बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको उसके वेट्स बता रहा है। तो ये डिफरेंट आपके पास जो टेस्ट के केस में हमारे पास 30 सैंपल्स है, तो सबको आपको ओवरऑल बता रहा है। इसके बाद इन्हीं वैल्यूज की बेस पर कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करता है। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है कि आपके पास ये जो फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास में अगर हमने 10 वैल्यूज दी है, 10 डेटा को टेस्ट किया है, तो 10 के अगेंस्ट में ये सेम क्लास के अंदर कितनी आई है, तो ये 10 के 10 बिल्कुल 100% एक्यूरेटली डिफाइन हुए हैं। ये देखें, ये 10 के 10 इसी क्लास में डिफाइन हुए हैं, बाकी दूसरी क्लासेस में ये 0 गए हैं। जबकि सेकंड को देखें तो अब सेकंड देखें, फर्स्ट के साथ इसमें 0 कोई मैच नहीं हुआ, लेकिन सेकंड का सेकंड के साथ 9 मैच हुए हैं, लेकिन थर्ड के साथ इसका 1 मैच हुआ है। तो ये 1 जो है बेसिकली इधर एरर है, 9 करेक्ट है। डायगोनल वैल्यू तो आपके पास बिल्कुल ठीक है। थर्ड को देख लें तो थर्ड में देखें, फर्स्ट के साथ कोई मैच नहीं है, थर्ड का सेकंड के साथ 1 मैच है जो एरर है। थर्ड के साथ जो रियल वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए थी प्रिडिक्टेड और ओरिजिनल वैल्यूज के अगेंस्ट, वो आपके पास 9 वैल्यूज यहाँ पर आपके पास मैच कर गई है। मतलब यहाँ पर 90% एक्यूरेसी है आपके पास सेकंड और थर्ड की, और फर्स्ट वन की एक्यूरेसी जो है वो आपके पास 100% है। तो ओवरऑल अगर आप एक्यूरेसी निकालेंगे तो ये अराउंड 93% आपके पास आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड क्लासिफायर है, ठीक है। अब मैं सेकंड क्लासिफायर पर जाऊंगा, लेकिन बहुत फास्ट जाऊंगा क्योंकि सारी चीजें सेम है, सिर्फ मॉडल यहाँ पर चेंज हुआ है। इस मॉडल में क्या हो रहा है, केयर इन नियरेस्ट नेबर्स की बेस पर बेसिकली आपको डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। कि जो सर डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, जी डाइजेस्ट करना थोड़ा सा टफ हो रहा है बिकॉज़ थोड़ा फास्ट आई नो, लेकिन ये कि चीजों को हमने आपको पता है कंप्लीट तो करना है। जी मेरे ख्याल सर, आई में अंडरस्टैंड। मैं इसको अगर जनरली अगर एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में अगर आप इसको देख लेंगे हर चीज के साथ प्रॉपर्ली कमेंट्स लिखे हुए हैं, डिटेल लिखी हुई है। अगर आप ऊपर से नीचे तक सारी फाइल्स को एक दफा रीड आउट भी कर देंगे तो मेरा ख्याल में आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ तो कुछ कंसेप्ट में भी आप प्रॉपर्ली सुन भी ना पाए, दरमियान में मिस हो जाए आपसे, लेकिन अगर आप रीड करेंगे तो मेरे ख्याल में कोई कंसेप्ट मिस नहीं होगा और इंशाल्लाह आपको क्लियर भी हो जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको ChatGPT का एक जो लिंक दिया हुआ है उससे आप पूछ सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह कोड के साथ हर एक चीज की एग्जांपल के साथ आपको डिटेल से बता देगा, ठीक है। ये कोड भी आप उसको देकर के आप उसको कह सकते हैं कि आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन इसमें दे दे, स्टेप्स बता दे, ठीक है। तो हर एक चीज आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करके दे देगा। बेसिकली हमने जो ऊपर अभी कोड यूज किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, तो इस पार्ट के अंदर जब हम के नियरेस्ट नेबर्स को कोड हम यूज कर रहे हैं, ऑल कोड आर सेम एज इट इज 100%, एक्सेप्ट जहां पर हमने मॉडल्स को यूज किया, मॉडल हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बजाय के नेबर्स क्लासिफायर यूज कर लिया है ऑन लाइन नंबर 7। बाकी तकरीबन
ऑल ऑफ द कोड जो है वो एज इट इज सेम है, दैट्स व्हाई सर कह रहे हैं कि मैं जरा जल्दी से जाऊंगा। ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मॉडल चेंज हो गया है, ठीक है, और मॉडल को फिट कर दिया, वही हमारे ट्रेनिंग डेटा देख लिया, वही हमारे पास जो वाई ट्रेन था वही एग्जैक्ट सेम वही डेटा जो ऊपर हमने प्रिपेयर किया हुआ था, और सिमिलरली हमने प्रिडिक्ट कर दिया। तो प्रिडिक्शन के बाद हमारे पास वाई प्रिडिक्टेड KNN के रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद मैट्रिसेस हमने उसी तरीके से कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। देखिए टेस्ट डेटा भी दे दिया, प्रिडिक्टेड डेटा भी दे दिया, और उसके बाद हमने एक्यूरेसी को प्रिंट कर दिया, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट्स जिस तरह हमने अभी ऊपर प्रिंट की थी वो प्रिंट कर दी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसका ड्रा कर दिया, और सारे का सारा प्लॉट में आपको कंपेयर करके बता दिया, ठीक है। देखिए सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है, सिर्फ मॉडल चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सारे मॉडल के यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। देखिए उसी तरीके से आपके पास 93% इसकी एक्यूरेसी भी आ रही है, सेम देखिए उसी तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख लें, अब इस केस में देख लें कि सेकंड वन जो है वो आपके पास ये भी 100% आपके पास एक्यूरेसी आ रही है, थर्ड वन के केस में 2 एरर्स आ रहे हैं और 8 आपके पास एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास ये चीजें क्लियर हो रही है। सर ये मैक्रो और माइक्रो प्रिसिशन रिकॉल में क्या फर्क है, ये जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में है? ये डिटेल सारी लिखी हुई है, मेरे ख्याल में आप इसको पढ़ लेंगे। अभी अगर मैं हर एक चीज की डिटेल में जाऊंगा तो फिर काफी सारे इश्यूज आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको आप एक दफा रीड आउट कर दें, आपको फिर भी मसला हुआ आप चैट जीपीटी से पूछें, फिर भी समझ ना आए आप ग्रुप में मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, बाकी इसके बाद अगर आप देख लें कि इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो इन दोनों मॉडल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसमें कंपैरिजन का आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो दोनों मॉडल्स को आप यूज करें, ठीक है। यहाँ पर देखें ये थर्ड है एक हमारे पास मॉडल्स यहाँ पर यूज हुआ है कि नेबर्स क्लासिफायर यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर आप फर्दर इनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, प्लॉटिंग कर सकते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास के नियरेस्ट नेबर है, बेसिकली इसने 3 बाउंड्रीज डिफाइन कर दी हैं कि फर्स्ट क्लास वाले जितने भी है सारे के सारे सेक्शन में आने हैं, सेकंड क्लास वाले इधर आने हैं, थर्ड क्लास वाले इधर आना है। अब देखिए कुछ वैल्यूज आपके पास मिस क्लासीफाई होती है कि वो दूसरी क्लास के साथ आपके पास चली जाती है, लेकिन मोस्टली आपके पास सारी वैल्यूज ठीक प्रिडिक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल में इनको आप टेस्ट कर दें। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास मॉडल्स मौजूद हैं रिग्रेशन के, क्लासिफिकेशन के, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी से पूछें और उन मॉडल्स को यूज करें। बाकी यहाँ पर समरी में देख लें तो हर एक चीज की डिटेल के साथ हर एक चीज को आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं, क्रॉस वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपसे इन चीजों के मुतालिक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पर डिटेल में डिफाइन हुए हुए हैं। तो मेरा ख्याल में आप इसको एक दफा रीड आउट कर दें, उम्मीद है कि आपको फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर, ये स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था, चले उनको हम शॉर्ट आंसर दे देते हैं कि मैक्रो एंड माइक्रो प्रिसिजन सिंपल इज दैट, जब आपके पास जितनी भी राइट नाउ हमारे पास 3 डिफरेंट क्लासेस है, अगर आप हर एक क्लास की सेपरेट प्रिसिजन रिकॉल फाइंड कर रहे होंगे तो इट मींस मैक्रो प्रिसिजन एंड मैक्रो रिकॉल। अगर आप ओवरऑल कलेक्टिवली तीनों की एक साथ प्रिसिजन एंड रिकॉल फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी अ माइक्रो प्रिसिजन एंड रिकॉल, सिंपल इज दैट। चलें जी, ठीक हो गया। और लास्ट में आपको कुछ ये ऑप्शनल मैंने जस्ट कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दी थी, ठीक है, कि अगर आपने इनकी वर्जन वगैरह चेक करना है, जैसे सर ने शुरू में आपको बताया था कि आपने पाइथन का वर्जन वगैरह चेक करना है, तो बाकी हम सारी लाइब्रेरीज वगैरह का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कोड लिख लेते हैं, वो कोड हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि हमारे लोकल सिस्टम के अंदर मोस्टली पुरानी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, तो वहाँ पर लाइब्रेरीज को फिर अपडेट करने की जरूरत होती है। लाइब्रेरी का वर्जन आप कैसे चेक करेंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर तरीका बता दिया गया है, ठीक है। तो आप इन सब के वर्जन वगैरह बाकी चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में इसके रिजल्ट्स वगैरह जो आपके पास आते हैं, जैसे आईरेस के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं, तो इनको प्रेडिक्शन के बाद जो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं इनको आप सेव कर सकते हैं। तो सेव करने का तरीका ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो वही सेव करने का तरीका है कि फाइल को आप CSV फाइल को कैसे राइट करवा सकते हैं। मॉडल अगर आपके पास जो ट्रेन हो जाता है तो मॉडल को आप कैसे सेव कर सकते हैं, तो मॉडल को सेव करने के लिए भी कोड यहाँ पर लिख लिया गया है, ठीक है। ये जस्ट फॉर फ्यूचर है, ये हमारे पास जो लास्ट स्टेप पर हमारे पास क्लास होगी तो इस तरह के मॉडल हम बना करके सेव करेंगे और उसको फिर यूज भी करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जस्ट आप ये माइंड में रख दें कि मॉडल को कैसे बना करके सेव किया जाता है। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट जाने की रीजन ये थी कि हम चीजों को इन टाइम कवर कर सकें। अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन है
कि अगर हम क्लास में करें एंड देन रीड करें तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये मैं इसका जवाब दे दूं। बेसिकली देखिए, हमारे पास जो लर्निंग मोड है बेसिकली वो दो तरह के हैं ना, कि किसी भी स्टूडेंट के लिए द फर्स्ट वन इज कि टीचर उसको टीच करे, द सेकंड वन इज कि वो टीचिंग के साथ साथ कुछ रीडिंग भी करके देन उस टीचिंग को अप्लाई करने की कोशिश करे। तो जितनी लर्निंग आपकी रीडिंग से होती है वो आप अगर 2 आवर्स टीचर से सुने एंड जस्ट 15 मिनट आप उसी टॉपिक को खुद से रीड आउट करें, तो आपके पास जो रीडिंग मटेरियल के थ्रू जो लर्निंग और कंसेप्ट क्लियरेंस होगी वो फार बेटर एज कम्पेयर टू अ टीचर, राइट, टीचिंग। तो इन दैट केस हम इसलिए आपको थोड़ा सा साथ रीडिंग की तरफ आपकी हैबिट बना रहे हैं, बिकॉज कि आपको जब रीड आउट करके कंसेप्ट को समझ रहे होंगे तो उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी एज कम्पेयर टू जस्ट कि हम हर एक टॉपिक को ठीक है क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट हम सारी चीज़ों को कवर कर नहीं पाते। तो इन दैट केस हम साथ रीडिंग मटेरियल दे देते हैं कि आप उसको साथ रीड आउट करें, तो डेफिनेटली आपका टाइम लगेगा बट आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप होगी इसके लिए। देखिए, आपको जब हम कोलैब की नोटबुक दे देते हैं, नोटबुक के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हर डिफिनेशन, हर कंसेप्ट, हर एक डिटेल लिखी हो। कहीं पर कोई चीज़ अगर हमने नॉर्मली नहीं लिखी होती तो हम कमेंट्स के अंदर उसको ऐड कर देते हैं ताकि हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप अगर एक दफ़ा नोटबुक को पूरा इन डिटेल पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करेंगे तो फर्दर फिर आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर से पहले रिकॉर्डिंग प्लीज रोक दे, देन सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके।